हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी ये क्लास है, इस क्लास में अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिन्हें अपन कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इंग्लिश में अगर अपन बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस फॉर यू पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या जिन्हें अपन विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इन्हें अपन पढ़ते क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली क्लासों में मैं आपको बता भी चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र का जो ग्राफीय निरूपण होता है वो किससे किया जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। यानी विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण विद्युत क्षेत्र रेखाओं से होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से होता है। और मैं आपको यहां पे बता दूं कि सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का निरूपण बल रेखाओं द्वारा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा माइकल फैराडे द्वारा किया गया। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा क्षेत्र को निरूपित माइकल फैराडे ने किया था। तो विद्युत क्षेत्र का बल रेखाओं द्वारा निरूपण सर्वप्रथम माइकल फैराडे द्वारा किया गया। ठीक है, यानी माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से निरूपित किया। अब यहां पर अपन देख लेते हैं कि ये ग्राफीय निरूपण क्या है विद्युत क्षेत्र का और विद्युत बल रेखाओं से किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे कि ग्राफ ले लो, ग्राफ नहीं तो कागज ले लो। तो कागज पर अगर अपन विद्युत क्षेत्र को दर्शाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो अपन को जरूरत होती है विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, तो वहां पर अपन काम में लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। अब ग्राफ पर या कागज पर विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी अपन को मिलती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन को विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है। विद्युत क्षेत्र प्रबल है, दुर्बल है, ये जानकारी, या फिर विद्युत क्षेत्र एक समान है या असमान है, इसके बारे में भी जानकारी अपन को कौन दे सकती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र है तो आवेश समान है या असमान है, या समान प्रकृति के हैं या फिर असमान प्रकृति के हैं, तो इसके बारे में जानकारी भी अपन को कौन देती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, आगे विद्युत क्षेत्र उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसके बारे में भी अपन को जानकारी कौन दे सकती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गई होगी। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां पर कोई भी बल रेखाएं उपस्थित नहीं होती, या फिर अपन ये कह दें कि जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां पर अपन बल रेखाओं को बनाते भी नहीं है, वहां पर कोई भी बल रेखाएं नहीं होती। या फिर इसका ऑपोजिट उल्टा अपन ये कहें कि अगर किसी स्थान पर कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं हैं तो फिर अपन ये कह देंगे कि वहां पर विद्युत क्षेत्र भी अनुपस्थित है। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या विद्युत बल रेखाओं की। अब आप पूछोगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित किस प्रकार से करें? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा किस प्रकार से रहेगी? देखें, विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र में एकांक कोमा स्वतंत्र तथा पृथकृत धनावेश
के चलने के मार्ग को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को या उन पथों के समूहों को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब आते हैं अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं उन गुणों के बारे में, यानी विद्युत बल रेखाएं कौन कौन से गुण रखती है उनके बारे में। ठीक है, तो अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है? विद्युत बल रेखाओं के गुण या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पहले गुण की बात कर लेते हैं। पहला गुण क्या है? ठीक है, तो पहले गुण में आपसे यह कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण है, तो उसके कारण बल रेखाएं धनावेश से चलकर अनंत तक जाती है, यानी प्रारंभ धनावेश से होती है और अनंत पर जाकर समाप्त होती है। यानी बल रेखाएं जो है स्टार्ट कहां से होती है? धनावेश से, और जाती कहां तक है? अनंत तक। ठीक है, यानी धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए बल रेखाएं बनाएंगे, और ये जो बल रेखाएं होती है ये धनावेश से स्टार्ट होती है और अनंत पर जाकर समाप्त हो जाती है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है, ये जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन लाइंस को या इन रेखाओं को अगर अपन देखें तो ये एक तरह से अपन को ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि किसी बिंदु से त्रिज्याएं निकलती है। अपन कह सकते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या से बाहर की ओर होती है। क्या कहेंगे? धनावेश के कारण, धनावेश के कारण बल रेखाएं त्रिज्यत बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार अगर अपन ऋणावेश के बारे में बात करें, ये अपना ऋणावेश, तो ऋणावेश के कारण बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर आकर समाप्त होती है। ठीक इसका उल्टा, यहां पे क्या हो रहा था? धनावेश से स्टार्ट हो रही थी, अनंत पर जाकर समाप्त हो रही थी। इसके कारण बल रेखाएं अनंत से स्टार्ट होती है और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है। तो बल रेखाएं कैसी बनेगी? देखो, ये रेखाएं बिल्कुल सीधी है, यहां पर थोड़ी तिरछी बन जावे तो है ना, घबराना मत। देखो, तो ये आ कहां से रही है? ऋणावेश के कारण बल रेखाएं अनंत से आ रही है और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है। यहां पर भी अगर अपन देखें तो ये जो बल रेखाएं हैं या क्षेत्र रेखाएं हैं ये इस प्रकार से हैं कि मानो किसी वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं। तो यहां पर भी अपन कह सकते हैं कि ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण बल रेखाएं, इन्हें अपन क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, बल रेखाएं त्रिज्यत अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो पहला गुण अपना क्या हो गया? धनावेश के कारण बल रेखाएं त्रिज्यता बाहर की ओर होती है और ऋणावेश के कारण बल रेखाएं त्रिज्यता अंदर की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या है, जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाओं की जो परिभाषा पढ़ी है
उस परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इसको देख भी लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो अपन ने स्टेटमेंट दिए हैं ये सही है या नहीं। आपने क्या कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक स्वतंत्र तथा प्रत्यकृत धनावेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब अपन यहाँ पर धनावेश के लिए अगर बात करें तो देखो, इस बिंदु पर अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज परीक्षण आवेश Q0 ले लूं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होगा तो ये धनावेश जो है इस पर बल लगेगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में इस पर बल लगेगा, और ये किस दिशा में चलेगा, ऊपर की ओर चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक कि इसका विद्युत क्षेत्र समाप्त नहीं हो जाता। और जब विद्युत क्षेत्र का इंट्रोडक्शन, जब अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो अनंत पर जाकर शून्य होता है। तो ये इस धनावेश के कारण, इस परीक्षण धनावेश के पर जो बल रहेगा वो कब तक लगता रहेगा, अनंत तक। यानी ये कब तक गति करता रहेगा, अनंत तक। यानी ये यहाँ से बिल्कुल इस बिंदु से गति करता जाएगा और अनंत पर जाकर रुकेगा। और यही कारण है कि धनावेश के कारण जो बल रेखाएं हैं धनावेश से स्टार्ट होती है और अनंत पर जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर अपन देखें ऋणावेश के कारण, तो मान लो कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है +Q नोट, ठीक है। ये परीक्षण धनावेश है, स्वतंत्र है, प्रत्यकृत है और एकांक है। सारी कंडीशन अपन ने ले ली, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो आकर्षण होगा तो ये किस डायरेक्शन में चलेगा, नीचे की ओर, और यहाँ बिल्कुल इसके नजदीक तक आ जाएगा, ठीक है। और ये आ कहाँ से रहा है, तो जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जहां तक है उस बिंदु से आ रहा है, और कहां तक आ रहा है, आवेश तक, ठीक है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र कहां तक है, अनंत तक। तो ये आवेश कहां से आ रहा होगा, अनंत से आ रहा होगा, और यहां आवेश तक आ रहा है। तो फिर अपन कह देते हैं कि ऋणावेश के कारण बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये तो अपनी बात होगी परिभाषाओं की। यहाँ पर अब अपन एक और इम्पोर्टेंट चीज या इम्पोर्टेंट बात जो है वो देख लेते हैं। वो क्या है, आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो, E सदिश बराबर होता है F सदिश बाई Q0। यहाँ पर इस फॉर्मूले से आपने कहा था कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर परीक्षण धनावेश पर बल किस दिशा में लग रहा है, ऊपर। तो ये जो तीर के निशान है ना, ये तीर के निशान यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बता रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर अपन देखें ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण जो बल लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है या ऋणावेश की ओर लग रहा है, तो ऋणावेश की ओर जो ये तीर है, ये तीर के जो निशान है ये किस बात को इंडिकेट करते हैं, किस बात को दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी दर्शाते हैं। अर्थात अपन यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है आवेश से दूर होता है ना, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की ओर होता है। तो ये तो अपन ने बात कर ली विद्युत क्षेत्र के पहले गुण की। पहला गुण आपको याद रह जाना चाहिए, या तो आप ये वाले स्टेटमेंट दे दो, क्या, धनावेश के कारण बल रेखाएं त्रिज्यते बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण बल रेखाएं त्रिज्यते अंदर की ओर होती है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि धनावेश के कारण बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत तक जाती है और ऋणावेश के कारण बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है। तो ये विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण अपना क्या हो गया, समाप्त। अब अपन विद्युत बल रेखाओं का दूसरा गुण देख लेते हैं। दूसरा गुण क्या है, बहुत ही सिंपल सा गुण है, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर अपन जो गुण पढ़ रहे हैं ये गुण काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये गुण आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे आगे आने वाले डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स में। तो गुणों को ध्यान रखें। देखो, जैसे दूसरा गुण क्या है उस गुण को देख लो। किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, दिशा को दर्शाती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि परीक्षण धनावेश पर बल की दिशा को दर्शाती है। देखो यहां पर अपन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसी कोई बल रेखा है, इस बल रेखा के इस ए बिंदु पर और बी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हो, तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पहले तो आपको विद्युत बल रेखा की दिशा क्या है, इस डायरेक्शन में या इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर इसी दिशा में इस बिंदु पर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचें तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहते हो तो विद्युत बल रेखा की दिशा के अनुदिश या उसी दिशा में एक स्पर्श रेखा खींच दे बिंदु बी पर, तो ये जो AB सदिश है ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यानी ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे और बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, ठीक है। तो ये तो दूसरे गुण की बात होगी। ये गुण काफी इंपॉर्टेंट है। ये गुण पढ़ाने का कारण सिर्फ इतना सा है कि तीसरा गुण आपका अच्छे से और आसानी से समझ में आ जावे। अब तीसरा गुण क्या है वो देखें। तीसरा गुण क्या कहता है कि दो बल रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। यानी मैं कह दूं कि दो विद्युत बल रेखाएं हैं, वो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नहीं काटने का कारण क्या है वो समझे। आप इसका उल्टा मान लो कि विद्युत बल रेखाएं काटती है। ये लो, एक विद्युत बल रेखा मैंने ये बनाई और दूसरी विद्युत बल रेखा ये रही। ये विद्युत बल रेखा ऐसे हैं और ये विद्युत बल रेखा ऐसे हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ये विद्युत बल रेखा फर्स्ट और ये विद्युत बल रेखा सेकंड। अब तो इनके जो कटान बिंदु रहेगा उभयनिष्ठ बिंदु, उस उभयनिष्ठ बिंदु के लिए मैं पहली बल रेखा के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर देखना चाहता हूं तो क्या रहेगी, इसी दिशा में स्पर्श रेखा, ये हो जाएगा E1 सदिश। और इसी बिंदु पर अगर इस सेकंड वाली बल रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं तो क्या रहेगी, ऐसे E2 सदिश। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक सदिश राशि है, ठीक है। तो कोई भी सदिश राशि जो होती है उसकी किसी एक बिंदु पर, एक विशेष बिंदु पर केवल और केवल एक ही दिशा होती है। जबकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी दिशा दर्शा रहा है, अपन ने ये जो माना है ये दो, यानी अपन ने माना है कि दो विद्युत बल रेखाएं काट रही है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं पता चल रही हैं, यहाँ से दो, जो कि संभव नहीं है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, ठीक है। ये बात तो होगी अपनी तीसरे वाले गुण की, ठीक है। ये तीसरा गुण था। अब अपन आते हैं चौथे गुण पर। चौथा गुण क्या है, विद्युत बल रेखाएं जो होती है कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। अर्थात अपन ये कह दें कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो हमेशा खुले लूप बनाती है, ठीक है। लिख लेते हैं अपन पहले। चौथा गुण है विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले लूप बनाती है, ठीक है। अब विद्युत बल रेखाएं खुले लूप बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये खुले लूप और बंद लूप होते क्या हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि यदि ए बिंदु में यहां पे मान लूं और बी बिंदु यहां पर मान लूं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर पी बिंदु यहां पे मान लूं और क्यू बिंदु यहां पे मान लूं। अगर मैं ऐसे चलकर बी पे जाता हूं और फिर बी से चलकर वापस ए पे आ जाता हूं, अर्थात ए से चले बी पर और बी से चलकर वापस ए पर आ जाता हूं, तो ये जो लूप बनेगा, इस लूप को अपन क्या कहते हैं,
या बंद पथ जो बनेगा इसे अपन कहेंगे बंद पथ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि P से चले Q पर, P से चले Q पर, P से चलकर Q पर जाके रुक गए, वापस Q से अपन P की ओर नहीं आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वापस नीचे की दिशा में भी अपन P से चले Q की ओर और Q पर जाके रुक जावे, यानी P से Q की ओर चले, Q पे जाकर रुक गए, वापस Q से वापस P की ओर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों आकृतियां दिखने में एक जैसी है, ये भी बंद दिख रही है और ये भी बंद दिख रही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस वाली कंडीशन में तो अपन क्या है A से स्टार्ट होकर वापस A पर ही आ गए थे, लेकिन इस वाली में अपन P से चले Q पर और Q पर जाकर रुक गए, वापस Q से चलकर P पर नहीं आए। तो ऐसी जो स्थिति बनती है, इस स्थिति में जो लूप बनता है उस लूप को अपन बोलते हैं खुला लूप। अब आप समझ भी जाओगे कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले लूप क्यों बनाती है, यानी विद्युत बल रेखाओं के जो लूप बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। मैं मान लेता हूं ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। यहां से बल रेखा स्टार्ट होती है और ऋणावेश पर आ जाती है। दूसरी बल रेखा ये मान लो, ऐसे ही नीचे की ओर भी मान लो, ठीक है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले लूप बनाती है। इसका कारण क्या है कि विद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है, कभी भी ऋणावेश से पुनः चलकर धनावेश की ओर नहीं जाती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं हमेशा कौन से लूप बनाती है? खुले लूप बनाती है। इसका एक कारण आप ये भी समझ लो कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लिया है Q नॉट, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल, और प्रतिकर्षण बल के कारण ये कहाँ इस आवेश से दूर चलेगा। तो मान लो ये आवेश ये यहाँ ऐसे दूर जाता जा रहा है और यहाँ आने के बाद मान लो इस पर ये बल तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा जो बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा? नेगेटिव के कारण। और नेगेटिव आवेश के कारण, ऋणावेश के कारण जो बल लगेगा वो कौन सी प्रकृति का होगा? आकर्षण प्रकृति का। तो ये आवेश यहाँ से चलेगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद अब वापस अगर ये धनावेश नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर चले तो फिर ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि ये Q नॉट यहाँ पर है, तो Q नॉट इस डायरेक्शन में चले, इस वाली डायरेक्शन में चले। इसके लिए आवश्यक है कि ये ऋणावेश इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करे? प्रतिकर्षित करे। जबकि विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण। ऐसे ही यहाँ आप मान लो कि ये आवेश यहाँ आने के बाद अगर यहाँ चले इस डायरेक्शन में ऐसे, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में अगर इस डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? आकर्षण। जबकि समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये सही नहीं है, यानी ऐसा जो अपन मान रहे हैं अगर ऐसा माने तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इस कारण आवेश जो एकांक पृथकृत धनावेश है वो धनावेश से चलकर ऋणावेश तक आता है, पुनः ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं जाता है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही नीचे की डायरेक्शन, नीचे की ओर भी धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है, कभी भी पुनः ऋणावेश से चलकर धनावेश की ओर नहीं जाती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसे लूप बनाती है? खुले लूप। खुले लूप का मतलब ऐसे लूप बनाती है, P से चली Q पर और Q पर जाकर समाप्त होगी, वापस Q से चलकर P की ओर नहीं जाती। ऐसे ही नीचे P से चली Q की ओर और Q पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले लूप क्यों बनाती है। क्यों बनाती है खुले लूप? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है और ऋणावेश से पुनः धनावेश की ओर नहीं आती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं हमेशा कौन से लूप बनाती है? खुले लूप। ये जो मैं गुण आपको पहले पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाने का एक कारण भी है, क्योंकि
हो सकता है बोर्ड में क्वेश्चन आ जावे। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले लूप बनाती है, क्यों? फिर अपन को कारण देना है क्यों। ठीक है, तो इसका कारण क्या रहेगा? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है, पुनर्ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं आती है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं खुले लूप बनाती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती, इसका कारण भी आपको देना पड़ेगा। तो आप ये कह दोगे कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। ठीक है, या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी किसी एक विशेष बिंदु पर केवल एक ही दिशा होती है। ठीक है, तो ये चौथे गुण तक अपन पहुंचे हैं। अगला गुण अपन देख लेते हैं। अगला गुण क्या है? देखो, अगला गुण है विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है। अगला गुण क्या है? विद्युत बल रेखाएं, पांचवा गुण है, ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है। सतत वक्र का मतलब यह हुआ कि विद्युत बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती है। ठीक है, या तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती है क्यों, या फिर कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि विद्युत बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती है क्यों। क्योंकि इसका कारण आप इस प्रकार से दोगे कि अपन ने क्या कहा कि जहां विद्युत क्षेत्र है वहां बल रेखाएं होगी, और जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां बल रेखाएं भी नहीं होंगी। अर्थात किसी स्थान पर यदि बल रेखाएं नहीं है तो अपन ये कह देंगे कि वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है? उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर किसी स्थान पर बल रेखा टूट रही है तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा। ठीक है, ऐसा आवेश के चारों ओर संभव नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव आवेश है, धनावेश है, इसके कारण जो बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये अपन अपनी सुविधा का अनुसार 7-8 बल रेखाएं बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो बल रेखाएं होती है काफी ज्यादा होती है। ये 7-8 बल रेखाएं यही नहीं होती है, ध्यान रखना। अब देखो कि ये अपन ने बल रेखाएं बना ली है, ठीक है। अब यहां अपन देखें तो मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में बल रेखाएं टूट रही है। ये क्षेत्र ले लेते हैं कि इस क्षेत्र में बल रेखाएं टूट रही है। टूटने का मतलब इस आवेश से यहां तक तो, इस आवेश से यहां तक तो बल रेखाएं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बल रेखाएं बिल्कुल भी नहीं हैं, और फिर वापस यहां से बल रेखाएं चलना स्टार्ट हो गई हो। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आवेश के चारों ओर सभी जगह विद्युत क्षेत्र हो और इतने से स्थान में विद्युत क्षेत्र न हो, क्योंकि यहां पर बल रेखाएं नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। अपन तो यही समझेंगे, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जहां उपस्थित नहीं होती है वहां विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित नहीं होता है, ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आप देखो कि यहां इस आवेश से यहां तक तो बल रेखाएं हैं, फिर बल रेखाएं नहीं है, और फिर ऑटोमेटिक बल रेखाएं निकलने लगी, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि किसी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कहां तक होता है? आवेश से अनंत तक। ठीक है, आप इसको ठीक इस प्रकार से समझें कि ये बिजली का बल्ब है, ठीक है, बल्ब है। अब इस बल्ब को जैसे आप ऑन करोगे तो इसका जो प्रकाश रहेगा सभी भाग में समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि बल्ब के जस्ट समीप थोड़े से भाग में प्रकाश ना हो और फिर वापस फिर प्रकाश हो, ठीक है। तो ऐसा यहां पर आवेश के चारों ओर भी संभव नहीं है। इसे आप देख सकते हो, जैसे कि ये यहां पर ये ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट है तो इस ट्यूबलाइट के
चारों ओर जो क्षेत्र है सभी क्षेत्र में प्रकाश है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है ट्यूबलाइट के थोड़ी सी आगे छोटे से क्षेत्र में प्रकाश ना हो और फिर उसके बाद वापस प्रकाश हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार आवेश में भी ऐसा नहीं होता कि आवेश के चारों ओर किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ना हो और फिर वापस विद्युत क्षेत्र हो, क्योंकि आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से अनंत तक होता है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती, अर्थात विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है। ये आपका 5 गुण समाप्त। इसके बाद और भी गुण हैं जो अपन देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो अगला गुण क्या है, छठा गुण, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। 7वां गुण है, दोनों गुण को अपन साथ में समझ लेंगे। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, जिससे पता चलता है कि समान आवेशों के मध्य समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन छठा गुण जो है ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये छठे गुण को समझा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने अभी जो गुण पढ़े थे अपन ने, उन गुणों में एक गुण देखा था कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। यदि कोई ऋणावेश उसके समीप हो तो, यदि मान लो कोई धनावेश अकेला हो तो अकेले धनावेश के कारण जो बल रेखा होती है वो बल रेखाएं धनावेश से चलकर अनंत तक जाती है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश का युग्म है तो इससे जो बल रेखाएं हैं कुछ या सभी यहां से चलती है धनावेश से और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। अब देखो समाप्त कब होगी, देखना यहां से बल रेखा चल रही है, अब चलनी सीधी थी, अब अगर ये सीधी चले तो अनंत पर जाकर समाप्त होगी। लेकिन अपन कह रहे हैं कि यहां से ऋणावेश पर जाकर समाप्त होगी। तो ऐसा कब होगा, जब ये बल रेखा लंबाई के अनुदिश, जैसे मान लो कि ये लंबाई इसके अनुदिश, ऐसे समझाता हूं मैं आपको, लंबाई के अनुदिश, जैसे ये लंबाई है तो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। सिकुड़ने का मतलब ये है कि ये बल रेखा ऐसे जा रही थी सीधी, तो ऐसे नहीं जाके ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ऐसे ही ये बल रेखा ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे ही ये बल रेखा, ऐसे ही ये बल रेखा, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं के इस गुण से पता चलता है कि विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। और अगला गुण अगर अपन देखें, 7वां गुण क्या है, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है। लंबाई के लंबवत कैसे, जैसे मान लो ये लंबाई तो इसके लंबवत ऐसे, यहां समझते हैं अपन, ये धनावेश और ये भी धनावेश, ये 7वें गुण को समझा रहा हूं मैं,
ठीक है। अब ये मान लो लंबाई इसके लंबवत ऐसे फैलने का प्रयास करती है। फैलने का मतलब दो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती है, यानी देखना ऐसे, ये बल रेखा, ये बल रेखा, ठीक है, ऐसे ही नीचे की ओर, ठीक है। देखो तो यहां पर अगर अपन देखें तो धनावेश और ये धनावेश लंबाई के लंबवत, ये लंबाई और इसके लंबवत ये बल रेखाएं जो हैं, जैसे मान लो कि ये दो बल रेखाएं हैं, एक बल रेखा ये और एक बल रेखा ये, लंबाई तो अपनी ये होगी, इसके लंबवत ये जो लाइन है, इस लाइन के अनुदिश ये ऐसे फैलने का प्रयास करती है, जिससे पता चलता है कि दो समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश का मतलब ये हुआ कि मान लो ये लंबाई, इसी का अनुदिश ये ऐसे ऐसे सीधी नींव के ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करती है, जिससे पता चलता है कि बल रेखाएं विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, तो ये छठा गुण कंप्लीट और ये सातवां गुण कंप्लीट। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं, अगला गुण है जो अपन को बताएगा कि विद्युत क्षेत्र प्रबल है किसी स्थान पर या दुर्बल है। कैसे पता करेंगे अपन कि विद्युत क्षेत्र प्रबल है या दुर्बल। ठीक है, तो देखो आठवां गुण है। ठीक है, इसमें देखना, पहले अपन समझ लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। ये पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, इसके कारण मैं बल रेखाएं बना देता हूं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सारा खेल किसका है, बल रेखाओं का, और बल रेखाएं यही तो है जो अपन को बताती है कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का है, एक समान है, असमान है, प्रबल है, दुर्बल है। ठीक है, या समान आवेशों के कारण है, विपरीत आवेशों के कारण है, ये सारी बातें अपन को कौन बताती है, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाओं का यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये अपन ने किसी धनावेश के कारण बल रेखाएं बनाई है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बिंदु मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, एक बिंदु मैंने दिया A, दूसरा दिया B और तीसरा बिंदु मैं दे रहा हूं C। ठीक है, देखो अब ये आवेश क्यों आवेश है। ठीक है, ध्यान रखना। आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर है। ठीक है, तो यहां मैं अभी कोई गुण नहीं जानता, मैं तो गुण यहां से बनाऊंगा कि ऐसा अगर अपन को दिखे तो प्रबल और ऐसा दिखे तो दुर्बल। ठीक है, वो बात की बात है। पहले तो अपन यहां पर अपन जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर अगर बताना चाहें तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर है और सबसे कम कहां पर है। ठीक है, तो इसके लिए आपके दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा और वो फॉर्मूला है A बराबर KQ अपॉन R। ठीक, R²। Q तो कांस्टेंट, Q में कोई चेंज नहीं कर रहे, यहां पर चेंज किस में हो रहा है, दूरी में। किस में हो रहा है, दूरी में। इसको मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक की दूरी माना R1 है। ठीक है, यहां से यहां तक की R2 और यहां से यहां तक की R3। ठीक है, अब अगर अपन देखें R1, R2 और R3 में, ये R1, ये R2 और ये R3, तो R1, R2 और R3 में देखूं तो सबसे ज्यादा कौन है, R3, और सबसे कम कौन है, R1। यहां पर E और R में कैसा रिलेशन है, तो हम जानते हैं E व्युत्क्रमानुपाती है R² के। इसका मतलब R का मान अगर बढ़ेगा तो E का मान कम, और अगर R का मान कम है तो E का मान ज्यादा। तो R का मान कम किसके लिए है, बिंदु A के लिए। ठीक है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे मान लेते हैं EA है, EA। यहां के लिए अगर अपन बात करें तो यहां मान लेते हैं EB है, और यहां के लिए माने तो यहां के लिए अपन मान लेते हैं EC
सी है। ठीक है, अब इनमें अगर अपन देखें तो देखो क्या हो रहा है कि ई ए, ई बी और ई सी में क्या संबंध है, तो आर सबसे कम किसके लिए है, ई ए के लिए, उसके बाद उससे ज्यादा ई बी के लिए, फिर उस सबसे ज्यादा ई सी के लिए। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, तो जिसके लिए आर कम उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई ए सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर ई सी से ज्यादा ई बी और सबसे कम क्या है, ई सी। ठीक है, ये तो अपन जो पहले पढ़ चुके हैं उसके आधार पर अपन ने बताया है कि आवेश के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, उससे थोड़ी दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ कम, और उससे और ज्यादा दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम। ठीक है, अब यहां अगर अपन देखें तो एक विशेष बात देख रहे हैं, इस इतने से क्षेत्र में देखें और इस क्षेत्र में देखो और इस क्षेत्र में देखो, तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं काफी पास पास है, यहां पर विद्युत बल रेखाएं कुछ दूर है और यहां पर विद्युत बल रेखाएं काफी दूर दूर है। इसका मतलब अपन यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बिना इस फॉर्मूले से अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं अगर कहीं पे पास पास है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर किसी स्थान पर दूर दूर है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र के जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा तथा विद्युत क्षेत्र के जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। आई बात समझ में, देखना, पास पास प्रबल, दूर दूर दुर्बल, तो विद्युत बल रेखाएं पास पास है तो प्रबल विद्युत क्षेत्र, और दूर दूर है तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट गुण था। इसके बाद अगले गुण पर अगर अपन आते हैं तो अगला गुण क्या है उसे समझिए। ठीक है, देखो, आपको अगर याद हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, जब अपन एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे। ठीक है, और अध्यारोपण सिद्धांत अपन ने जहां पर पढ़ा था वहां पर मैंने एक फॉर्मूला निकाला था कि E बराबर होता है, ए मीडियम बराबर होता है E0/εr, यानी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 1/εr गुना होती है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये यहां पर अपन को इस गुण को आसानी से समझा देगा। आसानी से क्या है समझे, अगला गुण है, शायद नवा गुण हो ये। ठीक है, तो अगला गुण क्या है देखें, तो अगले गुण में क्या है, विद्युत बल रेखाएं चालकों में से प्रवेश नहीं करती और कुचालकों में से प्रवेश कर जाती है। विद्युत बल रेखाएं चालकों में से प्रवेश नहीं करती है, जबकि कुचालकों में से प्रवेश कर जाती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छा महत्वपूर्ण गुण है। क्या है कि चालकों में से तो प्रवेश नहीं करती है जबकि कुचालकों में से प्रवेश कर जाती है। इसको अपन समझ लेते हैं, समझोगे किस प्रकार से वो देखो। ये मैं ले लेता हूं चालक और इधर ले लेता हूं कुचालक। कुचालक का मतलब जानते हो ना, जो अच्छा चालक नहीं है।
जो इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के प्रवाह को अनुमति नहीं देता वो कुचालक, और जो इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के प्रवाह को आसानी से अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? चालक। ठीक है, अब देखो यहां अगर अपन देखें तो चालकों के लिए अगर इधर से जो बल रेखाएं आ रही है ना, ये बल रेखाएं ये मान लेते हैं। तो ये बल रेखाएं मान लो ये किधर से भी आ रही हो, माना कि अनंत से आ रही है, ठीक है, तो ये बल रेखाएं जो आ रही है आवेशित चालक है। ये कैसा चालक है? आवेशित चालक। तो ये जो बल रेखाएं आ रही है ये अनंत से आ रही है, ये यहां आके समाप्त हो जाएगी, इसमें से अंदर प्रवेश नहीं करेगी। एक भी बल रेखा ऐसी नहीं रहेगी जो कि इसमें से प्रवेश कर जावे। फिर वापस यहां से वापस ऑटोमेटिक निकलने लग जाएगी। ठीक है, या इधर अपने 5 बना ली तो इधर ही 5 बल रेखाएं बना लो। ठीक है, तो ये बल रेखाएं इधर से जो बल रेखाएं आ रही है वो यहीं पर आकर समाप्त हो जाएगी, इस चालक में से प्रवेश नहीं करेगी, और यहां वापस इस वाली सतह से वापस क्या होने लग जाएगी? बल रेखाएं निकलने लग जाएगी। अब आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है यहाँ पर कि सर इससे पहले आपने कहा था कि विद्युत बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती, फिर ये यहाँ पे क्या है? बल रेखाएं यहाँ से यहाँ तक तो आई, फिर यहाँ से यहाँ तक गायब, और फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होने लगी। ठीक है, तो ये जो आपका कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। देखो कैसे, आप सिर्फ ये बात ध्यान रखें कि जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां पर कोई बल रेखा भी नहीं है। तो यहां बल रेखा नहीं है, इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए? 0। या फिर आप ये कह दो कि यहां विद्युत क्षेत्र 0 है तो बल रेखा भी नहीं रहेगी। देख लेते हैं, चूंकि आप जानते हो चालकों के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? अनंत। एप्सिलॉन आर का मान अनंत, तो मैं यहाँ पे ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं किसके लिए? चालक के लिए, चालक के अंदर, तो ये हो जाएगा E0/एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? अनंत, और किसी भी संख्या में अनंत का भाग दो तो कितना आएगा? 0। ठीक है, अब देखो यहां E चालक के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है? 0, और चूंकि चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई बल रेखा भी नहीं है। ठीक है, ये बात तो आपके समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात आपके हजम नहीं हो रही कि ये यहां तक आई है और फिर यहां से वापस पुनः बल रेखाएं निकलने लगी, फिर यहां से यहां तक बल रेखाओं का क्या हुआ? तो देखो होता क्या है, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये चालक किसी विद्युत क्षेत्र में है, तो विद्युत क्षेत्र में होगा क्या कि विद्युत क्षेत्र में चालक को रखेंगे तो ये तो सतह ऋणावेशित हो जाएगी और ये सतह धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे भी सही चैप्टर नंबर 2 में, अभी थोड़ा ध्यान रख लें। ये एक तरह से जो अपन ने प्रेरण द्वारा चालन पढ़ा था ठीक उसी प्रकार का है। ठीक है, ये वाली सतह नेगेटिव और ये वाली सतह पॉजिटिव। तो ये विद्युत बल रेखाओं की परिभाषाओं के अकॉर्डिंग ही तो है। विद्युत बल रेखाएं कहीं से भी आ रही हो, ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है, और विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा के अकॉर्डिंग ही धनावेश से बल रेखाएं स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक। ठीक है, तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब आप ये कहोगे कि यहां से लेकर यहां तक बल रेखाओं का क्या हुआ? तो कभी भी बल रेखाएं ऋणावेश से धनावेश की ओर आती है क्या? नहीं आती है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं कि चूंकि चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, विद्युत क्षेत्र 0 है तो यहाँ पर कोई बल रेखाएं भी नहीं होगी। परिभाषाओं के अकॉर्डिंग आप क्या कह चुके हो कि बल रेखाएं आती है और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है। तो ये हो तो गई समाप्त, फिर कहाँ ले जाओगे बल रेखाओं को? यहाँ देखो बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर जाती है, दूर अनंत तक जा सकती है, तो ये धनावेश से स्टार्ट हो तो रही है। और यहाँ अगर आप इतने से क्षेत्र की अगर बात करो तो क्या कभी ऐसा होता है क्या कि बल रेखा ऋणावेश से चले और धनावेश पर जाकर समाप्त हो? ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रकृति के नियमों के सख्त खिलाफ है। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने कुचालक पर। कुचालक की कहानी देख लो। तो कुचालक के लिए भैया, कुचालक के
लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत नहीं होता। और अगर एप्सिलॉन आर का मान अनंत नहीं होता है तो आप ये समझ लो कि ई कुचालक ये जीरो भी नहीं होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? कुचालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो नहीं होती, यानी ई कुचालक नॉट इक्वल टू जीरो। अब कुचालक का अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है तो कुचालक का अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ है, और कुचालक का अंदर विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर बल रेखाएं होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी इसके अंदर से बल रेखाएं गुजर जाएगी। यही कारण है कि चालकों के अंदर से विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती, जबकि कुचालकों के अंदर से विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर जाती है। ठीक है, अब आगे अपन अगले गुण की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला गुण क्या है? अगला गुण है जो कि अपन को बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक समान है या असमान है। ठीक है, देखो आप एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ चुके हो। एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने क्या कहा था? विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों समान हो तो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर दोनों में से एक भी चेंज हो जाता है तो फिर वो कैसा विद्युत क्षेत्र हो जाता है? असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आते हैं अपन इस पर। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करना है, तो निरूपित अपन किस प्रकार से करें उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जैसे ये बल रेखाएं हैं, देखो मैं कहूं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है क्या, तो आप क्या करोगे? प्रत्येक बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, डी बिंदु पर, ई बिंदु पर और एफ बिंदु पर अगर आप देखो तो इन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में, स्पर्शरेखा खींचते जाओ और दिशा आती जाएगी। ठीक है, इस दिशा में, इस पर इस दिशा में, इस पर इस दिशा में, इस पर इस दिशा में, सभी बिंदुओं पर दिशा एक ही तरफ तो है। ठीक है, तो चलो दिशा का तो क्लियर हो गया, दिशा सभी बिंदुओं पर एक समान है। अब परिमाण की अगर अपन बात करते हैं तो इसके पहले अपन गुण पढ़ चुके हैं कि विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास है प्रबल और जहां दूर दूर है वहां दुर्बल। तो यहां पर इस क्षेत्र में प्रबल विद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्र में दुर्बल विद्युत क्षेत्र, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है क्या? दिशा तो सभी बिंदुओं पर सेम है लेकिन परिमाण अलग अलग होने के कारण ये कौन सा क्षेत्र है? असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दूसरा विद्युत क्षेत्र अपन देख लेते हैं कि ये एक तरह से ऐसे ध्यान रखना कि इनके बीच की दूरी है ना यहाँ पर एक जैसी बने या नहीं बने, आप ध्यान रखोगे कि दूरियां क्या है? सेम। ठीक है, बिल्कुल दूरियां सेम है इनकी, है ना, ये ध्यान रखना। एक और बना लेते हैं, चलो ये रहने दो। ठीक है, ये बल रेखाएं हैं। अब बल रेखाएं मैं आपको ये बता देता हूं कि बल रेखाएं इस प्रकार की है। आपको सिर्फ ये बताना है कि विद्युत क्षेत्र प्रबल है या दुर्बल, सॉरी एक समान है या फिर असमान है। तो यहां पर आप देखो तो जैसे दूरी अगर देखो तो इन दोनों के बीच की भी डी, इन दोनों के बीच की भी डी, मैं बोल रहा हूं दूरी सेम है। तो दूरी अगर समान है तो इसका मतलब परिमाण तो इसका एक समान है। अब दिशा की अगर बात करें तो अलग अलग बिंदु ले लो, एक बिंदु ले लो ए, एक ले लो बी, एक ले लो सी, एक ले लो डी। इन बिंदुओं पर देखो तो ए बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचो तो ये ई ए सदिश, यहाँ स्पर्शरेखा खींचो ए बी सदिश, यहाँ ए सी सदिश, यहाँ ई डी सदिश। तो क्या इस विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही दिशा में है क्या? नहीं है। तो ये कैसा क्षेत्र है? असमान विद्युत क्षेत्र। ये भी कैसा क्षेत्र है? असमान विद्युत क्षेत्र। अब समस्या यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा
बनावे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो सभी बल रेखाओं के बीच की दूरियां भी सेम हो जैसा कि यहाँ पर, और बल रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक जैसी हो। तो दर्शाने का तरीका क्या है वो देखें। यहाँ पर ये बल रेखा, ये दूसरी बल रेखा, दूरियां सेम है इन दोनों, यानी ये बल रेखाएं क्या है, समांतर है, ध्यान रखना, ठीक है। चाहे समांतर मेरे से बने नहीं, लेकिन समझ लेना कि ये कैसी है, समांतर है, ठीक है। ये दूरियां मैं बता देता हूं, डी, इनके बीच की भी डी और इनके बीच की भी डी, ठीक है। अब इस क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो इस क्षेत्र में चूंकि सभी बल रेखाओं के बीच की दूरियां सेम हैं, इस वाले क्षेत्र में जितने परिमाण का विद्युत क्षेत्र है वही इस वाले क्षेत्र में है और वही इस वाले क्षेत्र में है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाण सेम, दिशा प्रत्येक बिंदु पर ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर और एफ पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या है, सेम, परिमाण भी सेम और दिशा भी सेम। तो विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र असमान और ये विद्युत क्षेत्र भी असमान, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए बल रेखाएं समांतर तथा समान दिशा में होती है, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित किस प्रकार से करेंगे, ऐसी बल रेखाओं से करेंगे जो कि समान दूरी पर हो, समांतर हो और समान दिशा में हो। तो विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन क्या कहेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र। तो ये तो बात होगी अपने 10वें गुण की। इसको परिभाषित कर लेते हैं अपन। तो इस गुण को अपन परिभाषित कर लेते हैं, पर इसकी परिभाषा क्या रहेगी, एक मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर है, समांतर इसमें भी थी। दूसरी चीज, समान दूरी पर, समान दूरी पर, तो समान दूरी पर इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं थी, तो ये कैसा था, असमान विद्युत क्षेत्र। समान दूरी पर इसमें भी थी, ठीक है, समांतर इसमें भी थी। एक और चीज क्या है, समान दिशा में होती है, समान दिशा में होती है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि केवल इस ही स्थिति में ये सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है, बाकी इसमें और इसमें शायद हो सके दो हो रही हो, एक नहीं हो रही हो। तो ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई इसमें और इसमें नहीं हो रही है, तो ये और ये असमान विद्युत क्षेत्र है, और जिसमें तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसकी। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, एक और गुण है, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी इसलिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कभी बाद में करेंगे अपन, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक की सतह से, अगला जो गुण है वो क्या है, विद्युत बल रेखाएं किसी चालक की सतह से या तो समकोण बनाते हुए प्रवेश करती है या समकोण बनाते हुए निकलती है, समकोण बनाते हुए निकलती है, ठीक है। यानी इस प्रकार से रहेगा, मान लो कोई ये चालक है, ठीक है, तो इस चालक से मान लो ये पॉजिटिव है, तो इससे जो बल रेखाएं निकलेगी वो समकोण बनाते हुए निकलेगी। समकोण बनाते हुए का मतलब यहाँ पर ये बल रेखा जो निकल रही है ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। यहाँ से कोई बल रेखा निकल रही है तो वो कितने का, 90 डिग्री का। यहाँ से कोई बल रेखा निकल रही है तो वो कितने का, 90 डिग्री का। और यहाँ ऐसे कोई बल रेखा निकल रही है तो वो भी कितने का, 90 डिग्री का। ऐसे ही अपन जैसे किसी आवेश
आवेशित चालक की बात कर लें तो इसके कारण जो बल रेखा रहेगी ऊपर की ओर अगर बन रही है तो ऐसे बन रही है तो 90 डिग्री, ऐसे बन रही है तो यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए या तो निकलेगी, या फिर अगर ऋणावेश है, ऋणावेशित चालक है तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अब ऐसा होने का कारण क्या है, वो कारण यहाँ अगर बताने लगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फिर कभी क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोण कितने का है, 90 का। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बल रेखा जैसे धनावेशित चालक है, इस धनावेशित चालक के कारण बल रेखा ऐसे निकलने लग जावे और यहाँ पे कोई थीटा कोण बना ले, ठीक है।